हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों के समक्ष हम लोग जो है लेकर के आ चुके हैं सेट नंबर जो है 8 जो है लेकर के आ चुके हैं। 7 तक कंप्लीट हो चुका है, सेट जो है 7 तक कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग सीडीपी का क्लास कर सीडीपी का जो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो कब पूछा गया 20 सितंबर 2015 को, 20 सितंबर 2015 को पूछा गया, ठीक है। इसमें से सीडीपी में जो टोटल 30 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर टोटल प्रैक्टिस सेट कर लेते तो इसमें 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी बन जाएगा एग्जाम में, अगर पूरा प्रैक्टिस सेट यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस चैनल पर आपको जो है डेली जो सीडीपी का क्लास मिलेगा और एसएसटी का क्लास मिलेगा, ठीक है। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी एक समावेशी कक्षा में तो शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगा। पहला में यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे, मानक नहीं दे सकता यानी स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकता है, स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, मानक नहीं दे सकता है, ये खत्म गलत हो गया, ठीक है। दूसरा में है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये भी नहीं, जरूरी नहीं कि उसके माता पिता अगर किसान हैं तो वो भी किसान ही बने, या बिजनेसमैन है तो वो भी बिजनेसमैन ही बने, ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरा में सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले, ठीक है, ये पॉजिटिव लग रहा है। उसके बाद चौथा में कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से बढ़े, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ये भी तो नहीं है प्रत्येक बच्चा समान नहीं, कोई ज़्यादा तेज होता है और कोई क्या होता है थोड़ा सा मंद बुद्धि का होता है, कोई तेज होता है थोड़ा सा, कोई क्या होता है मंद बुद्धि का होता है। तो इस क्वेश्चन का ये भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा में है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पहला है बच्चों को सूचनाएं दिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, ठीक है, रटन प्रणाली यहाँ पर बताया गया है याद करने के लिए, ठीक है। याद जहाँ पर रटन आ जाएगा यानी याद करने योग्य, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हो तो उसे दंड देकर दंड भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये भी निगेटिव वर्ड है। तीसरा है तथ्यात्मक जानकारी देकर, हाँ ये फैक्चुअल जानकारी दे सकते हैं। और भी आगे देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा उसको ढूंढना है, ठीक है। इसके बाद चौथा में अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, ये पूरा सही है, ठीक है। अवधारणाओं के बारे में जो है बच्चों को अपनी समझ, उसका समझ क्या है उसको व्यक्त करने के लिए बताना होगा। इसके बाद 3 में दिया गया है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि पहला में यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्ति करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाता है। यानी ये क्या है, एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, यानी बाहरी जो है उत्साह है, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा में पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा में देखते हैं, इसके बाद तीसरा है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, ठीक है। और चौथा है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बोध डालेगा।
तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही। संभवतः क्या होगा कि बच्चों को केवल प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र को केवल दे करके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा में दिया गया है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्य पुस्तक से बंधे रहना। ठीक है, ये भी नहीं होगा, कठोरता से पालन है। दूसरा है सीखने की विश्वसनीयता स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चे की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? पहला है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, और दूसरा है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा में है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, और चौथा में बच्चों को गलतियां एक खिड़की के समान है यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद छठा में दिया गया कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि पहला में आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता होती है। ठीक है, दूसरा में आकलन की एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद सातवां में दिया गया है कि ये बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, इसको आगे कर लेते हैं। सातवां में दिया गया है कि पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का घोषणा यानी पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में पृष्ठ संख्या कितना है 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए इसमें से बता रहा है। पहला है बच्चों को उनकी अपनी समझ और उनको यानी अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, और दूसरा में बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और तीसरा में पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, और चौथा में यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी पुस्तक यानी उत्तर पुस्तिका में उत्तर दे। ठीक है, तो सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, साझा करके। अगला क्वेश्चन है आठवां में दिया गया है। आठवां में बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु उत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या आवश्यकता होती है? पहला में बच्चों को नियंत्रण में रखना, दूसरा में अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, और तीसरा में बच्चों को प्रेरित करने, और चौथा में बच्चे को डांटने। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेटेड करना चाहिए, न कि डांटना चाहिए और तुलना करना चाहिए कि वो अच्छा है तुम खराब हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। नियंत्रण में भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसे प्रेरित करना चाहिए हमेशा। 9 में दिया गया है 9 में भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? पहला है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, और तीसरा सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की
कोई भूमिका नहीं होती है। और चौथा में कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हमें उसमें हम कितने निपुण हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने, दूसरा सही उत्तर की व्याख्या करने, और तीसरा सही उत्तर की पहचान करने, और चौथा सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सही उत्तर की पहचान करने में ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है मदद करते हैं। जैसे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से सही जो ऑप्शन रहेगा उसको चुनना है। तो ये क्या करता है, सही उत्तर को पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद 11 में दिया गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, दूसरा अनुवांशिक संचरण, और तीसरा में एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, और चौथा है कौशल का अर्जन। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुवांशिक संचरण। इसके बाद 12 में दिया गया कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया था? जीन का, या परिपक्वन का, या प्रखंड का, स्कीमा का, या विकास के क्षेत्र का? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, स्कीमा का उपयोग किया है। स्कीमा का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 13 में दिया गया है कि वात्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? पहला, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, यानी ज़्यादा बोलने वाले रहते हैं। और तीसरा में बच्चे अहंग केंद्रित होते हैं। और चौथा में बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। वो अपने में बोलते हैं क्योंकि वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। 14 में दिया गया है कि अधिगम अशक्तता वाले पहला में बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। दूसरा, बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तीसरा में बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। और चौथा में बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 15 में सृजनात्मकता क्या है? पहला में बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। और दूसरा में बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? इसके बाद देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 16 में दिया गया है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती है। अपने विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? पहला है, शिक्षिका को ऐसा कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। ठीक है। दूसरा है, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए बहुत जल्दी उठे और देर तक रुके। और तीसरा में बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने। और चौथा में उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपने गृह कार्य पूरा नहीं करते। ऐसा तो नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 17 में दिया गया है
17 में दिया गया है कि एक प्रभावी कक्ष में पहला है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। और तीसरा में बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। और चौथा, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उसे अच्छा लगता है वैसा करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यानी बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 में दिया गया कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। पहला में अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। दूसरा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समय को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। और चौथा में दिया गया है शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 19 में दिया गया क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है पहला में क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। दूसरा में भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव। तीसरा में प्रकृति और पोषण पर बहस। और चौथा में बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रकृति और पोषण पर बहस। उसके बाद 20 में दिया गया है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसका एक विशेषता है। पहला मूर्त सक्रियात्मक, दूसरा औपचारिक सकारात्मक, और तीसरा संवेदी गतिक अवस्था, और चौथा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त के लिए कौन सा हो जाएगा? ये औपचारिक होगा या संवेदी होगा या पूर्व सकारात्मक या मूर्त सकारात्मक। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये औपचारिक में आता है, ठीक है, औपचारिक में आएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 21 में दिया गया है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा, ठीक है। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला लड़का अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखी में, दूसरा है अभिमुखीकरण में, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण में, और तीसरा में सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण में, और चौथा है जो दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 22 में दिया गया है कि प्रगतिवादी शिक्षा पहला में अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है और क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है, और तीसरा है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और चौथा में समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा। 23 में दिया गया है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न
किसको बढ़ावा देता है? पहला में बच्चे का मानकीकृत आकलन, दूसरा विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन, और तीसरा विस्तारित चिंतन, और चौथा जो है जानकारी का पुनः स्मरण। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। इसके बाद 24 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, और अधिगम और विकास समानार्थ परिभाषिक शब्द है, और चौथा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, एक अंतर संबंधित है। 25 में दिया गया कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला, विकास संशोधन योग्य होता है, दूसरा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तीसरा में विकास जीवन पर्यटन होता है, ठीक है, और चौथा में विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। विकास केवल संस्कृति को शासित, विकास जो है केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित, ये नहीं है। निगेटिव यहाँ पूछा गया, यहाँ निगेटिव नहीं है, तो ये निगेटिव होगा। केवल संस्कृति से नहीं, इस पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है और आनुवांशिक भी, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इस पर जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकास जीवन पर्यटन चलने वाला, ये भी ठीक है। विकास वंशानुक्रम, यहाँ है ना हेरिडिटी, और यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। विकास संशोधन योग्य है, यानी इसे संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। 26 में दिया गया है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है उसमें पहला, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानदंडों पर आकलन करना, दूसरा, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। तो 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है। बाद भी ये सब भी ऑप्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद 27 में दिया गया है, 27 में दिया गया कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ पराक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा में बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, और चौथा में बुद्धि बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बुद्धि जो है बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। इसके बाद 28 में दिया गया कि लिंग यानी जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। दूसरा, स्त्री योजित और पुरुष योजित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध होता है, और तीसरा में अनेक अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताएं की स्वीकृति होती है, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन चौथा हो जाएगा। सांस्कृतिक और अभिवृद्धियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। 29 में दिया गया है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? पहला, कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए बुनियादी सहयोग, ठीक है, और अन्य सहायता उपलब्ध कराना। इसके बाद इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। उन्हें याद करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। याद करने पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्षमता नहीं है, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। और चौथा, माता पिता को बुलाकर उनको बच्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ट्यूशन भी नहीं, अलग से पढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है।
ये भी गलत, ये भी गलत, तो कौन सा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 में, 30 में दिया गया है, 30 में दिया गया है कि समान आयु के बच्चों में भी समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? पहला, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। दूसरा, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। और तीसरा में है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। और चौथा में सुनिश्चित करना है कि बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और CDB का मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट का या प्रीवियस ईयर का, तो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि जो भी क्लास का वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस पर जो सब दिन डेली जो है CDP और SST के क्लास करवाया जा रहा है, ठीक है, यानी PYQ करवाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।